नजरादा वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटका न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। सलमान हिट एंड रन मामला, बिलाखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने करार दिया सलमान खान को बेकसूर, मद्दाहों में खुशी की लहर। मुतासिरीन ने कहा हमें अंधेरे में रखा गया, हुकूमत ने कहा मामले पर गौर व फिक्र करने के बाद लिया जाएगा फैसला। नागपुर असेंबली इजलास में चौथे दिन भी हुकूमत और अपोजिशन के बीच तनाजा बरकरार, रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा जारी। और खबरों की तफसील। हिट एंड रन केस में अदाकार सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। सलमान को अदालत की जानिब से बरी किए जाने पर इनके दोस्त अहबाब के अलावा इनके मद्दाहों ने भी खुशी का इजहार किया। सलमान खान ने भी तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, क्या है हिट एंड रन मामला, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। 28 सितंबर 2002 को सलमान की लैंड क्रूजर कार से हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 4 लोग जख्मी हुए। मामले में सलमान खान को 8 घंटे में जमानत दी गई। 1 अक्टूबर 2002 को सलमान पर केस दर्ज हुआ। जून 2003 में हिट एंड रन मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रियासती हुकूमत अक्टूबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिसंबर 2012 में मामला मुंबई सेशन कोर्ट आया। 6 मई 2015 को सलमान को कसूरवार ठहराया गया। सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने सलमान को राहत देते हुए 2 घंटे में इस दौरान जमानत दे दी। 8 मई 2015 को सलमान ने हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी। 4 दिसंबर को हाईकोर्ट में दोनों पार्टियों की बहस मुकम्मल हुई। I think this at the end of the day, it's a professionally satisfying outcome for me, and obviously, so far as the client is concerned, it's a great relief after 13 years of journey that he has gone through. The court has held in his favor on all the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. So the procedure of the law is that when a person is acquitted, the law requires him to execute a bond in case the other side wants to go in appeal. So that formality is in progress right now. He will execute the bond in a little while. So his passport will be returned? And the passport is also to be returned back to him. So what was this about his presence being, was it really necessary? So there is an amendment to the law in 2009 which requires him to execute a bond even if he is acquitted. Anybody who is acquitted also has to be execute a bond. So that's only a procedure of the law. सलमान खान के ताल्लुक से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर जफर सरेशवाला का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हाईकोर्ट ने जो बेल दी थी तब भी मैं एक बात कही थी मैंने कि ये जो सलमान को फंसाया गया था यानी और आज हो गया, ये बात तो मैंने तभी कही थी इसलिए कि जो 304 जो लगाया था 304/1 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, तो मैं तो शुरू से कहता था कि ये आफ्टर थॉट था, इसलिए कि पहले तो सलमान को एक्सीडेंट में गिरफ्तार किया था और छोड़ दिया था और 15 दिन के बाद दोबारा चार्ज किया और ये ऊपर से ऑर्डर था कि 304 एक डालो और इसको फिट करो। तो ठीक है, कोर्ट ने आज इसको बिल्कुल खारिज कर दिया। तो वहीं इस मामले के मुतासरीन का कहना है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। कार हादसे में जख्मी हुए अब्दुल्ला का कहना है कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिर्फ अंधेरे में ही रखा गया। मुआवजा नहीं मिला है जो है, और हम ये 13 साल के मतलब उसमें यही उम्मीद रखते थे कि जो है कोर्ट जो है हमें इंसाफ देगी, हमें मुआवजा दिलाएगी। मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन आज जो फैसले के घड़ी आए कि मुआवजा दिया जाए
तो कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया। चलो अच्छा है, सलमान खान को बरी कर दिया। हम भी ये चाहते थे कि बरी हो जाए, लेकिन हमारा कुछ भला हो जाए, हम ये चाहते थे। दूसरी जानिब सीनियर वकील आबा सिंह ने सलमान खान को हाईकोर्ट की जानिब से बरी किए जाने पर हैरत का इजहार किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि महाराष्ट्र हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। बात है कि जिन तथ्यों पे सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा दी थी, जिन तथ्यों को सेशंस कोर्ट ने सही माना था, आज हाई कोर्ट अपील में सबको खारिज कर देता है और उसके बाद उनको बरी कर देता है। 13 साल बाद हाई कोर्ट मान लेता है कि अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे, सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे। ये देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर, एक न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं आशा करती हूं कि महाराष्ट्र सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जबकि हुकूमत ने इस दौरान यकीन दिलाया कि रियासत के एडवोकेट जनरल से इस ताल्लुक से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। सलमान खान के बारे में जो कुछ निर्णय न्यायालय का हुआ है, उसके अधिकृत निर्णय की कॉपी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। ये निर्णय क्या है, उसमें हाईकोर्ट ने क्या लिखा, कोर्ट ने क्या लिखा है, इसकी छानबीन करने के बाद ही सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इसके बारे में अपने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगेगी। नागपुर में जारी महाराष्ट्र असेंबली सरमाई इजलास में आज भी अपोजिशन ने किसानों के मामले पर काफी हंगामा किया। आज कांग्रेस ने इजलास से वॉकआउट करते हुए असेंबली के बाहर किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए एहतजाज के सिलसिले में असेंबली के बाहर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। देखिए, जिस दिन से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है, उस दिन से लेके अगर आज तक आप देखेंगे, हर दिन जो है 3 से 4 किसान जो है ना आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ चर्चे की बातें कर रहे हैं। चर्चा नहीं करना है, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उनको जो है जल्दी से जल्दी पैसे की राहत देनी चाहिए ताकि वो सुसाइड करना बंद करें। इनके मंत्रियों को जो है सत्ता की इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि जो सुसाइड कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। इतना नहीं तो जो आंदोलन हुआ कल के दिन, जहां मराठवाड़ा में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में किसानों की खुदकुशी के 4 वाकयात सामने आए हैं। अब तक मराठवाड़ा में 1000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। वहीं दूसरी जानिब नागपुर में जारी महाराष्ट्र असेंबली इजलास बेनतीजा साबित हो रहा है। यहाँ हुकूमत और अपोजिशन किसानों के लिए अहम इकदाम उठाने के बजाय सियासत करने में मसरूफ है। पेश एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र, बिलखुसूस मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की खुदकुशी का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे इस मामले पर सिर्फ सियासत करने में ही संजीदा नजर आ रहे हैं। अगरचे 7 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों के मसाइल पर खातिर ख्वाह फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ जहां अपोजिशन रोजाना एहतजाज करके ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कराने में मसरूफ है, वहीं हुकूमत तमाशाई बनी सिर्फ अपोजिशन को जिम्मेदार करार दे रही है। अभी देखो कि यहाँ का विधानसभा का असेंबली चालू है, वहाँ जोर जोर से लोग चिल्ला रहे, आमदार चिल्ला रहे बाहर, और विरोधी पक्ष के बीच में हम फंसे हैं। सरकार को लगता कि विरोधी पक्ष ने मोर्चा निकालने के बाद हम कर्जा माफ करेंगे तो उनकी जीत हो जाएगी, इसीलिए वो दोनों के झगड़े में किसान मर रहा है। यहाँ के किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कम से कम आपके झगड़े, आपस के झगड़े छोड़ दो, लेकिन हर रोज जो यहाँ आदमी मर रहा है और वहाँ आप क्रेडिट के लिए घमासान कर रहे, किसको क्रेडिट मिलेगा? हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी उसका कर्जा माफ करो। पिछले 11 महीनों में मराठवाड़ा रीजन में 1024 किसानों ने मौत को गले लगाया। सिर्फ एक दिन में औरंगाबाद जिले में 4 किसानों ने खुदकुशी की। औरंगाबाद जिले में वाक़ टाकलीमाली कस्बे में बंडू नामी किसान ने अपने ही खेत में फांसी लगा ली। महलूक किसान के रिश्तेदारों का कहना है कि बंडू ने कपास की पैदावार के लिए एक चिट फंड कंपनी और बैंक से 3,71,000 रुपए कर्ज हासिल किया था, लेकिन फसल तबाह होने की वजह से वो बेहद परेशान था। उधर कर्जा वापसी के लिए भी उस पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। मेरा बड़े भाई का बेटा था, ये 1 महीना फाइनेंस का कर्ज और सेंट्रल बैंक का कर्ज था। उन्होंने क्या करा, कल परसों सेंट्रल बैंक को कुछ सोना नाना तोड़ के कुछ कपड़ा बेच के वो कर्ज फेंका और उन्होंने तगादा लगाने से उन्हें आत्महत्या कर लिया था। इस साल जनवरी से 5 दिसंबर के दरमियान मराठवाड़ा के 8 अजला में
1024 किसान मौत को गले लगा चुके हैं, जिनमें बीड़ जिले के 286, नांदेड़ जिले के 177, उस्मानाबाद के 154, औरंगाबाद जिले में 131, लातूर जिले में 91, परभनी में 84, जालना में 66 और हंगोली में 35 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अगर किसानों के मसाइल पर जल्द अज जल्द कोई मौसर फैसला नहीं लिया गया तो यकीनन ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि अब वो सियासत को पसे पुश्त डालकर संजीदगी से इस मसले का फौरी कोई हल निकाले। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। मुल्क से बगावत के इल्जाम में गुलबर्गा से गिरफ्तार सहाफी एजाज अहमद को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूबरू किया गया पेश। 10 दिनों की पुलिस तहवील। मुश्तबा दहशतगर्द असदुल्ला को 8 दिनों की पुलिस तहवील। एनआईए की खुसूसी अदालत ने जारी किए अहकाम। कानून साज कौंसिल इंतखाबात, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर मुस्लिम तंजीमों ने तमाम सियासी पार्टियों पर किया बरहमी का इजहार। अक़लियती इदारों ने किया दिफा। और खबरों की तफसील। दहशतगर्द ग्रुपों से मुबैना ताल्लुकात रखने के इल्जाम में गुलबर्गा से गिरफ्तार सहाफी एजाज अहमद को गुलबर्गा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने एजाज को 10 दिनों की पुलिस तहवील में दे दिया है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान एजाज को आज शाम 4 बजे के आसपास अदालत में पेश किया गया। एजाज को बेलगाम से गुलबर्गा लाया गया था। सहाफी एजाज पर ताज़ीरात हिंद की दफा 124A 120B के तहत मुल्क से बगावत और मुल्क के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। एजाज के साथ साथ गुलबर्गा के ही एक और नौजवान बेलगाम से गिरफ्तार हुसैन अली कुरैशी को भी अदालत में पेश किया गया। हुसैन अली कुरैशी को भी अदालत ने 10 दिनों की पुलिस तहवील में दे दिया है। कुरैशी को बेलगाम में हसास मुकामात की वीडियोग्राफी करते पकड़ा गया था। कुरैशी से पूछताछ की बुनियाद पर ही गुलबर्गा से एजाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा दहशतगर्द असदुल्ला खान को 8 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। बेंगलुरु में एनआईए की खुसूसी अदालत ने असदुल्ला को 18 दिसंबर तक के लिए पुलिस तहवील में देने की आज अहकाम जारी किए। बेंगलुरु में असदुल्ला के वकील मोहम्मद ताहिर ने यह जानकारी दी। वाज़ेह है कि असदुल्ला को बेंगलुरु और हुबली में अहम शख्सियात के कत्ल की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 9 माह पहले असदुल्ला को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की दरख्वास्त पर असदुल्ला को हिंदुस्तान लाया गया। कल बेंगलुरु में एनआईए की खुसूसी अदालत में असदुल्ला को पेश किया गया था। कर्नाटक के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किए जाने पर रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमें बरहमी का इजहार कर रही हैं। कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी किसी भी सियासी जमात ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नुमाइंदगी नहीं दी है। इस पूरे मामले में रियासत के अहम मुस्लिम लीडरों की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में हर जगह कानून साज कौंसिल इंतखाबात की धूम मची है। कौंसिल की 25 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 25 नशिस्तों के लिए कुल 188 पर्चे नामजदगियां दाखिल हुई हैं। कांग्रेस ने 21, बीजेपी ने 20, जबकि जेडीएस ने 19 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। लेकिन इन 3 बड़ी सियासी जमातों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इस पूरे मामले में मुस्लिम तंजीमें कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन अक़लियती शोबों के सदर इसे नाइंसाफी मानने के लिए तैयार नहीं। नाइंसाफी हुई ऐसा तो नहीं बोलता, इसलिए कि कोलार से अगर नसीर अहमद साहब तैयार हो जाते
तो शायद उन्हीं को कॉन्टेस्ट करना पड़ता, और किन वजूहात पे नसीर अहमद साहब नहीं तैयार हुए मुझे उसकी ज़्यादातर उसका इल्म नहीं है, मगर देते तो बहुत अच्छा था। हाँ, हमारा इस बार जो 25 सीटें जो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, अभी हमें काफ़ी रास्ता तय करना है, मैं समझता हूँ अभी। जी हाँ, माइनॉरिटीज़ को। कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों की खामोशी पर भी मुस्लिम तंजीमें सवाल उठा रही हैं। इसके सब हमारे सियासी कायदीन भी हैं और दानिश्वर हजरात भी हैं, और ये अंजुमन इदारों के ज़िम्मेदार की खामोशी भी जो है इसका असल इसे ज़िम्मेदार है इसके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक किस्म से जो मुसलमानों की पार्टी समझी जाती है, वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन खुद पार्टी इस तरह नज़रअंदाज करेगी कभी सोचा नहीं था तारीख में। फिक्र करेंगे और हर सियासी पार्टी में, कांग्रेस हो या जेडीएस हो, इसमें दबाव डालेंगे कि भाई हमारी नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हुई। चूँकि इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कांग्रेस हाईकमांड से जो है ये मुतालबा करें कि हमारी नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। 75 नशिस्तों पर मुश्तमिल कर्नाटक की कानून साज काउंसिल में फिलवक्त 4 मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर नसीर अहमद की मियाद चंद दिनों में खत्म हो रही है। इस तरह काउंसिल में अब मुस्लिम नुमाइंदगी 4 से घटकर सिर्फ 3 रह जाएगी। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया ने कमलेश तिवारी के खिलाफ गुलबर्गा में जुलूस निकाला और तिवारी को मुल्क बदर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इमाम काउंसिल ने ऐसे कानून का मुतालबा किया जिसकी रोशनी में किसी भी मजहबी पेशवा की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाए। हिंदू महासभा के सदर कमलेश तिवारी के खिलाफ गुलबर्गा में इमाम काउंसिल ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। काउंसिल के अरकान ने शहर की अहम सड़क तिमापुरी चौक पर तवील इंसानी जंजीर बनाकर तकरीबन आधे घंटे तक ट्रैफिक को रोके रखा। तिमापुरी सर्कल पर जबरदस्त नारों के दरमियान इमाम काउंसिल ने कमलेश तिवारी का अलामती पुतला भी नजर-ए-आतिश किया। कमलेश तिवारी ने जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो जो उसे ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए, इतनी सख्त सजा दे ताकि दूसरा कोई हिम्मत ना कर सके। किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ ये कानून बनाया जाए कि किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई अगर बयान जारी करे तो उसे सजाए मौत दी जाए। हम और आप और पूरी इंसानियत इस बात पर गवाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। आपकी तौहीन पूरी इंसानियत की, पूरे आलम की तौहीन है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुजरिम को करार वाक़ई सजा दी जाए। एहतजाजियों ने डीसी गुलबर्गा के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया को भी रवाना किया और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा। बेंगलुरु में बीजेपी अक़लियती मोर्चे का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मरकजी वक्फ कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान को अक़लियती मोर्चे की जानिब से तहनीत पेश की गई। बीजेपी के अक़लियती नुमाइंदे डॉक्टर NF मोहसिन और अब्बास अली बोहरा को मरकजी वक्फ कौंसिल के रुकन की हैसियत से हाल ही में नामजद किया गया है। इजलास में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर 3 साल की मियाद मुकम्मल करने पर मोहम्मद मरगूब अहमद को भी तहनीत पेश की गई। मरकजी वक्फ कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान ने कहा कि वो मुल्क में औकाफी इमलाक को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक करने, वक्फ बोर्डों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। जो आमदनी होनी थी वक्फ को सही तरीके से आमदनी हो के वो पैसा गरीबों की तालीम के लिए, तरक्की के लिए, कौम के लिए लगना था, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। आज 2013 के अमेंडमेंट के बाद, वक्फ अमेंडमेंट 1995 के बाद 2013 में जो अमेंडमेंट गुज़िश्ता बार गवर्नमेंट में हुआ था जनाब रहमान खान साहब के दौर के अंदर, उसका ये फ़ायदा हुआ है कि ये कमेटी को बहुत अच्छे पावर्स दिए गए हैं, ज़्यादा पावर दिए गए हैं। उसके ज़रिए वक्त को हम गाइडेंस कर सकते हैं। नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं अब तक, चाहे कर्नाटक में हो या चाहे ऑल इंडिया लेवल पे हो, जहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है या इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ है और जहाँ पर। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।